हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस शुरू करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पहला टॉपिक है। सारे टॉपिक्स सीक्वेंस में देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। मेरी सीक्वेंस वेल प्लान्ड है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस को एम्डन मेयरहॉफ पाथवे भी बोलते हैं, EMP पाथवे। जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ये उनके नाम हैं, एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। ओके, शॉर्ट फॉर्म उसकी है EMP पाथवे। ओके, तो अगर EMP किसी ऑप्शन में लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ग्लाइकोलिसिस की बात ही हो रही है। और आपको पता है एक पाथवे होता है HMP। ओके, वो अलग होता है। HMP हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, जिसमें NADPH बनता है। ओके, बट ये है ग्लाइकोलिसिस और EMP। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से स्टार्ट होगी, बिकॉज ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन का ही एक पाथवे है, जो कि मेजर पाथवे है ग्लूकोज ब्रेकडाउन के लिए। तो ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे और पहला स्टेप है ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, ग्लूकोज के 6 नंबर पोजीशन पे OH होता है, उस OH से फॉस्फेट ज्वाइन करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब फॉस्फेट एक हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो फॉस्फेट को लगाने के लिए बॉडी में जब फॉस्फेट लगाना है किसी भी रिएक्शन में, तो क्योंकि ये हाई एनर्जी बॉन्ड है तो हमें ATP यूज करना पड़ेगा। तो ATP यूज किया और ADP बन गया और ये फॉस्फेट ग्लूकोज को ट्रांसफर हो गई। ओके, मैंने आपको बताया था एंजाइम्स के बेसिक्स में, हमने यूनिट 1 में एंजाइम्स के बेसिक्स किए हैं, जिसका वीडियो का नाम है टॉपिक बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, उसको आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही ये सारी चीजें समझ आएंगी। ओके, तो मैंने वहां आपको बताया था कि जब भी ADP या ATP यूज हो रहा है किसी रिएक्शन में, तो वहां है एंजाइम काइनेज। ओके, तो यहाँ ग्लाइकोलिसिस में पहला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ओके, ये जो डिफरेंस है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का, वो मैंने एंजाइम्स के टॉपिक में आपको करवाना है। ओके, तो यहाँ पे एक ATP यूज हो गया। अब मुझे ये बताओ ग्लाइकोलिसिस का पर्पस क्या है? सेल्स में ग्लाइकोलिसिस क्यों हो रही है, क्यों कर रहे हैं? एनर्जी के लिए ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं एनर्जी के लिए। हमें एंड में एनर्जी यानी कि ATP चाहिए ग्लूकोज से। बट क्या आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही पहले स्टेप पे ही हमने एनर्जी यूज कर ली। मतलब हम एनर्जी लेना चाहते हैं लेकिन हम एनर्जी दे रहे हैं। ये क्या है? मतलब जो हम करना चाहते हैं उससे उल्टा कर रहे हैं, जो हमें चाहिए उससे उल्टा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इसको क्या कहते हैं? जैसे कि पहले आपको एक लाइफ की एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके केस में आपका टारगेट जो है, जो आप MBBS पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उससे जो आपका फाइनल टारगेट है, उससे उल्टा कर रहे हैं आप। कैसे? बिकॉज फाइनल टारगेट इतनी मेहनत करने के बाद, मोस्टली फाइनल टारगेट लोगों का ये होता है कि पैसे कमाने हैं। ओके, तो फाइनल टारगेट इस पढ़ाई का पैसे कमाने हैं कि आपको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिले। लेकिन पढ़ने के लिए आप कॉलेज जा रहे हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो, तो वहां पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, है ना? तो आपको पैसे कमाने हैं लेकिन आप पैसे दे रहे हो, इसको कहते हैं बिजनेस, रूल ऑफ बिजनेस। ओके, तो वैसे ही जैसे एक रूल ऑफ बिजनेस होता है कि किसी भी अच्छे बिजनेस में पहले हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद ही हमें मिलते हैं, तो वैसे ही बॉडी में कोई भी कैटाबॉलिक पाथवे है, हमें उसको ऐसे स्टडी करना है कि ये एक बिजनेस का प्लान है जिसको नेचर ने बनाया। नेचर ने बनाया कि एंड में हमें ATP चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में हमें ATP इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें ATP यूज करना पड़ेगा, तो ही हमें ATP मिलेगा। ओके, अब ATP मतलब एक कोई भी अच्छा बिजनेस वो है कि हम लगाएं तो कम लेकिन हमें मिले ज्यादा। ओके, तो ऐसा ही एक प्लान ग्लाइकोलिसिस में हम देखेंगे कि कैसे हम ATP कम यूज कर रहे हैं लेकिन हमें ATP ज्यादा मिल रही है। ओके,
सो बहुत ही अच्छा ये बिजनेस का प्लान है, इससे आप बिजनेस लर्न कर सकते हैं। मतलब ये इतनी इंटरेस्टिंग बायोकेमिस्ट्री की क्लास है कि आपको लगेगा कि एक जैसे हम स्टोरी की तरह देख रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने सारे कैटाबॉलिक पाथवेज को स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप पे हमने एटीपी यूज कर लिया। ओके, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, सेकेंड स्टेप है ये। और इसमें एंजाइम कौन सा होगा, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर्स हैं, तो एंजाइम है आइसोमरेज। ओके, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना नेक्स्ट स्टेप में, मतलब इसमें क्या हो रहा है, देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है, मतलब अब 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, इसलिए नाम है बिस फॉस्फेट। ओके, 2 फॉस्फेट्स कहाँ लगे हुए हैं, एक 6 नंबर पोजीशन पे है और एक अभी हमने इस स्टेप में जो डाला वो 1 नंबर स्टेप पे फॉस्फेट ऐड किया, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। ओके, और यहाँ पे एंजाइम और यहाँ पे फिर से फॉस्फेट डालने के लिए हमने एटीपी यूज किया, बिकॉज फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड है, हमेशा हाई एनर्जी बॉन्ड लगाने के लिए एटीपी यूज करना पड़ता है। तो एटीपी यूज किया, एडीपी बना, और एंजाइम कोई ना कोई काइनेज होगा। यहाँ पे कौन सा काइनेज है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, इसकी शॉर्ट फॉर्म है PFK1। ओके, अब PFK1 जो है वो रेट लिमिटिंग एंजाइम भी है ग्लाइकोलिसिस का। दिस इज रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑल्सो, और ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट कमिटेड स्टेप भी है। फर्स्ट कमिटेड स्टेप मतलब जब ये स्टेप हो गया, मतलब अब तो पक्का ही है कि ग्लाइकोलिसिस होनी है। ओके, इससे पहले वाले जो 2 स्टेप्स हुए थे उससे हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिला था, वो किसी और पाथवे में भी जा सकते हैं। बट जब इस थर्ड स्टेप से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मिला, ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में ही जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता। ओके, तो हमने एक और एटीपी यूज कर लिया थर्ड स्टेप पे। अभी तक हमने 2 एटीपी यूज किए। ओके, तो अभी हमारा काम ये है, मतलब अभी तक हमने क्या अचीव किया है कि एक 6 कार्बन कंपाउंड चाहिए जिसके दोनों ही एंड पे फॉस्फेट लगाओ। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड फ्रक्टोज है जिसके दोनों ही एंड पे, दैट इज नंबर 1 पोजीशन पे भी और नंबर 6 पोजीशन पे भी फॉस्फेट लगा हुआ है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि इस सेकेंड स्टेप की क्या जरूरत थी। हमने पहले ग्लूकोज पे फॉस्फेट लगाया, उसके बाद एक और फॉस्फेट लगाना था, तो ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट क्यों नहीं बनाया, पहले उसको फ्रक्टोज में चेंज किया, फिर फ्रक्टोज पे वो 1 नंबर पे फॉस्फेट लगाया, क्यों ग्लूकोज पे क्यों नहीं लगा सकते, थिंक, सोचो, क्यों नहीं लगा सकते। क्योंकि मैंने आपको एक बेसिक पॉइंट बताया था कि OH से ही फॉस्फेट बाइंड कर सकता है। OH की टेंडेंसी होती है फॉस्फेट से बाइंड करने की, इन दोनों की आपस में बहुत अफिनिटी होती है। अब ग्लूकोज के नंबर 6 पोजीशन पे तो OH है, आपको याद है CH2OH होता है नंबर 6 पोजीशन पे, वहां तो OH है, लेकिन ग्लूकोज के 1 नंबर पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO है, तो यहाँ पे कोई OH नहीं है, तो यहाँ फॉस्फेट नहीं बाइंड कर सकता। ओके, लेकिन अगर आपको फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर याद है तो फ्रक्टोज के 1 नंबर पोजीशन पे भी CH2OH है, फ्रक्टोज के 6 नंबर पोजीशन पे भी CH2OH है, तो फ्रक्टोज के 1 नंबर और 6 नंबर पोजीशन पे दोनों पे ही OH है, तो दोनों पे ही फॉस्फेट अटैच हो सकता है। ओके, इसलिए हमने पहले ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया और फिर फ्रक्टोज के 1 नंबर पोजीशन पे इस फॉस्फेट को लगाया। ओके, तो अभी तक हमें मिला फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है जिसके दोनों एंड पे फॉस्फेट लगा है। अब इस 6 कार्बन कंपाउंड को सेंटर में से ब्रेक करना है।
इसको सेंटर में से ब्रेक करना है। किस एंजाइम ने? एंजाइम है एल्डोलेज ए। एल्डोलेज ए एंजाइम है। एल्डोलेज बी हम बाद में पढ़ेंगे फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में। ओके, अब एल्डोलेज ए ने 4th नंबर स्टेप में इसको ब्रेक किया सेंटर में, तो हमारे पास 2 3 कार्बन आ गए। एक तो 3 कार्बन कीटो शुगर है, आपको पता है 3 कार्बन कीटो का नाम होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, उसके साथ फॉस्फेट भी लगा होगा, सो इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP। ओके, अब दूसरी साइड पे 3 कार्बन एल्डिहाइड बना, और आपको पता है वो है ग्लिसरेल्डिहाइड, उसके साथ फॉस्फेट भी लगा है, तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, अब 4 स्टेप्स हो गए। अब 5th स्टेप में क्या है कि DHAP भी ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कीटो फॉर्म एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये एंजाइम का नाम हुआ आइसोमरेज। ओके, आइसोमरेज यूज किया, और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आ गए ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के? हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आ गए ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ओके, तो टोटल 10 स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस में। फर्स्ट 5 हमने कर लिए और नेक्स्ट 5 रह गए। ये जो फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं उनको कहते हैं फेज 1 ऑफ ग्लाइकोलिसिस, या फिर एनर्जी यूजिंग फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। मतलब यहाँ एनर्जी यूज हो रही है, और आपको पता है कितने एटीपीज यूज हो रहे हैं? 2 एटीपीज यूज किए हमने यहाँ पे, तो इसको कहते हैं फेज 1 एनर्जी यूजिंग फेज, और बाकी 5 स्टेप हैं फेज 2 में। फेज 2 को कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, मतलब यहाँ हम एनर्जी बनाएंगे। तो बिजनेस की फॉर्म में इसका क्या मतलब हुआ कि पहले वाला फेज इन्वेस्टमेंट फेज है और बाद में वाला फेज अर्निंग फेज है, मतलब यहाँ पे अर्निंग होगी। ओके, हमने इन्वेस्ट कर लिया फेज 1 में, अब फेज 2 में हम अर्निंग करेंगे। तो फेज 2 को देखते हैं। अब फेज 2 में हमारा पहला स्टेप है 6th नंबर स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यूज करेंगे, और इससे क्या बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो पहले बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, और जनरली फॉस्फेट ऐड करने के लिए हमें एटीपी यूज करना पड़ता है, बट यहाँ हम एटीपी यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम बिजनेस के अर्निंग वाले टाइम में हैं, हम और एटीपीज इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे एटीपी यूज नहीं होगा, तो ये जो फॉस्फेट ऐड करनी है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया जाएगा और वो इसमें ऐड हो जाएगा। आपको मैंने बताया था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमेशा ही मीडियम में प्रेजेंट होता है, फ्री फॉस्फेट होता है, ये प्रेजेंट होता है। इसको यहाँ पे इस एंजाइम ने लेके एक कंपाउंड में ऐड कर दिया एटीपी को यूज किए बिना। ओके, देखो अगर ऐसा, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर ऐसा कर सकते हैं कि फॉस्फेट ऐड कर सकते हैं बिना एटीपी यूज किए, तो ऐसा हमने फेज 1 में क्यों नहीं किया? स्टेप नंबर 1 और 3 में ऐसा क्यों नहीं किया? अगर वहां भी ऐसा कर ले तो वहां पे भी एनर्जी बच सकती है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा दिमाग में आता है। ओके, लेकिन मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ कि देखो मैं क्या कह रही हूँ कि फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसको अटैच करने के लिए हमेशा एटीपी चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये वाला जो स्टेप ग्लाइकोलिसिस का है वो बड़ा ही रेयर स्टेप है और स्पेशल स्टेप है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम है जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर सकता है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल बात है। जनरली कोई एंजाइम ऐसा नहीं कर सकता बॉडी में, सिर्फ ये एक ऐसा एंजाइम है जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज कर सकता है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि विच एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन यूज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो आंसर है, कौन सा एंजाइम है ये? रीड करो,
ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस। ओके, अब डीहाइड्रोजनेस के लिए मैंने आपको कुछ बताया था कि डीहाइड्रोजनेस जब भी काम करेंगे तो हाइड्रोजन रिमूव होगी और कोई NAD लेने आएगा, कोई यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन लेने के लिए। ओके, तो वो मोस्टली NAD होता है। तो NAD आया हाइड्रोजन लेने के लिए और NADH बन गया, और NADH बाद में ETC में जाएगा और ATP देगा। और यहाँ मैंने 2 NAD और 2 NADH लिखा है क्योंकि हम कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, तो 2 NADH बनेंगे तो ये 5 ATPs देंगे। ओके, बट ये 5 ATPs थोड़े बाद में आएंगे जब ETC होगी तब। ओके, मेरा कहने का मतलब है कि ये स्टेप ATP देता है। ओके, 5 ATPs देता है। और देखो, एक बार ध्यान से देखो इस स्टेप को, इस स्टेप में फॉस्फेट ऐड हो रहा है, और फॉस्फेट ऐड करने के लिए हम तो ATP यूज करते हैं, बट इस स्टेप में ATP यूज नहीं हो रहा, इनफैक्ट ATP प्रोड्यूस हो रहा है, और वो भी कितने, 5। कैन यू सी, 5 ATP। हमने यूज कितने किए थे, सिर्फ 2। ओके, क्या आप देख सकते हो कितना स्मार्ट बिजनेस है कि सिर्फ 2 यूज किए थे, और पहले ही स्टेप पे, मतलब अर्निंग वाले टाइम के पहले ही स्टेप पे हमें 5 ATPs मिल रहे हैं। ओके, अभी और भी बहुत सारे आने हैं, तो मोर देन डबल तो हमें यहीं पे ही मिल गए। कितना अच्छा प्लान है बिजनेस का। हम ग्लाइकोलिसिस से और बायोकेमिस्ट्री से बिजनेस लर्न कर सकते हैं, राइट। तो आगे देखते हैं, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है अब हमारे पास। तो मतलब क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है जिसके दोनों ही एंड पे फॉस्फेट लगा है। ओके, अब सिर्फ एक काम बचा है ग्लाइकोलिसिस में, सिर्फ एक काम बचा है कि हमारे पास 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं। फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, अगर इस हाई एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को ATP की फॉर्म में ट्रैप करके स्टोर कर सकते हैं। तो पहले एक फॉस्फेट ब्रेक करके एनर्जी निकाल लो, फिर दूसरा फॉस्फेट ब्रेक करके एनर्जी निकाल लो। इन सारे स्टेप्स में बस यही काम है अब। ओके, तो देखते हैं, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो आपको बड़े ही आसानी से ये पता चल रहा है कि फॉस्फेट रिमूव हो रही है। किस पोजीशन से, किस पोजीशन से, नंबर 1 पोजीशन से फॉस्फेट रिमूव हो रही है। और ये फॉस्फेट कौन ले लेगा, ADP विल टेक दिस फॉस्फेट, ADP इस फॉस्फेट को लेगा और ATP बन जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ले रहे हैं, और जब भी ऐसे ATP बनता है एट द लेवल ऑफ सबस्ट्रेट, यहीं पे बिना ETC के, इसी स्टेप पे फटाफट से जब ये ATP बनता है, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मैंने आपको बताया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एंजाइम हमेशा काइनेज होता है, और यहाँ पे कौन सा काइनेज है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, PG काइनेज। ओके, तो हमने एक फॉस्फेट को ब्रेक करके एनर्जी निकाल ली, अब हम दूसरे फॉस्फेट को भी ब्रेक करके एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। हम इस लास्ट फॉस्फेट जो कि 3 नंबर पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसको भी ब्रेक करके एनर्जी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, यानी कि इस कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड पे फॉस्फेट लगा हुआ है 3 नंबर पोजीशन पे, ये जो बॉन्ड है ना, ये इतना हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं है। मतलब इतना हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं है कि अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करती हूँ तो उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जिससे एक ATP बन पाए। ओके, तो हम इसको यहाँ ब्रेक नहीं करेंगे, हम पहले थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे, थोड़ी तैयारी करेंगे कि ये जो लास्ट फॉस्फेट हमारा है, इसको भी हम पहले हाई एनर्जी बॉन्ड बनाएं, उसके बाद हम इसको ब्रेक कर लेंगे और एनर्जी मिल जाएगी। ओके, तो वो जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं, 8th और 9th नंबर स्टेप,
ये एक तरह की तैयारी है, एक तरह की प्रिपरेशन है टू मेक हाई एनर्जी बॉन्ड। इस बॉन्ड को हाई एनर्जी बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और फिर तोड़ना है। तो देखो क्या होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा और इसमें एंजाइम है म्यूटेज। मैंने आपको बताया था इंट्रा मॉलिक्यूलर ट्रांसफर, एक मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही अगर कोई ट्रांसफर हो रही है, नंबर 3 पोजीशन से नंबर 2 पोजीशन पे फॉस्फेट आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेंज नहीं हो रहा, और ऐसे केस में हमेशा एंजाइम म्यूटेज होता है, और म्यूटेज आइसोमरेज होता है, ट्रांसफरेज नहीं होता। ओके, मैंने आपको बेसिक्स में ये पहले ही बताया था, तो आपको वो सारी वीडियोस पहले देखनी है। ओके, अब इस म्यूटेज का पूरा नाम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, क्योंकि ये ग्लिसरो, फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इनको ही इंटर कन्वर्जन कर रहा है, तो इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ओके, अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। फोकस करो इनॉल पे, लिखा हुआ है इनॉल इस मॉलिक्यूल में। इन मतलब डबल बॉन्ड, इन ऑल, इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब OH। तो कुछ ऐसा, हार्डकोर केमिस्ट्री की डिटेल में नहीं जाना है, बट सिर्फ एक आइडिया लेना है, क्योंकि नाम में ही बड़ा क्लियर है, कुछ ऐसा बॉन्ड जिसमें डबल बॉन्ड भी है और OH भी लगा हुआ है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, राइट। मैंने आपको बताया था ये 2 स्टेप्स हम तैयारी कर रहे हैं हाई एनर्जी बॉन्ड बनाने की। तो कौन सा हाई एनर्जी बॉन्ड बनाया है हमने? इनॉल हाई एनर्जी बॉन्ड बनाया है। जब हम इनॉल बॉन्ड बना रहे हैं तो एंजाइम जो यूज हो रहा है वो इनोलेज है, और अब हमारे पास फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, इनॉल हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करते हैं, इस हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़ दो। तो पायरुवेट मिला एक साइड पे और दूसरी साइड पे हमें फॉस्फेट मिला। एडीपी इस फॉस्फेट के साथ अटैच करेगा और एटीपी बना देगा। यहाँ पे मैंने 2 लिखा है क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के स्टार्टिंग में, फेज 2 की स्टार्टिंग में। और जब भी एटीपी ऐसे बनता है तो इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप कहते हैं। और यहाँ पे एंजाइम हमेशा कोई काइनेज होता है, और यहाँ पे कौन सा काइनेज है? पायरुवेट काइनेज है। ओके, तो ये मतलब हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स हैं। ओके, अब ये तो हो गए 10 स्टेप्स एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के। बट अगर एनारोबिक कंडीशन है तो पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 पायरुवेट हैं तो 2 लैक्टेट बनेंगे, और यहाँ पे 11th नंबर स्टेप हो गया, ये इस स्टेप का नंबर है 11 नंबर। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? कौन सा एंजाइम है पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करने के लिए? बताओ, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है? यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज तो लिंक रिएक्शन में होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब ग्लाइकोलिसिस के इस बिजनेस में एक बड़ी स्मार्ट चीज रखी हुई है, एक बहुत स्मार्ट प्लान है, एक बार इसको भी देख लो। देखो, फेज 1 एनर्जी यूजिंग फेज है, फेज 2 एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज है। फेज 1 में हमें एनर्जी यूज करनी है, तो बताओ मुझे कितने मॉलिक्यूल्स फेज 1 में एंटर कर रहे हैं? मतलब कितने ग्लूकोज फेज 1 में एंटर कर रहे हैं? 1 ग्लूकोज, राइट। तो फेज 1 में जब भी हमें कुछ यूज करना है तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करना है? हमेशा 1 मॉलिक्यूल के लिए यूज करना है। अब फेज 2 एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, और कितने मॉलिक्यूल्स फेज 2 में एंटर कर रहे हैं? कितने मॉलिक्यूल्स ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के एंटर कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। तो जब भी हम कुछ फेज 2 में प्रोड्यूस करेंगे वो मल्टीप्लाइड बाय 2 होने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है। तो ये एक बिजनेस का प्लान है कि हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं फेज 1 में
तो हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। कभी एटीपी यूज हो रही है तो सिर्फ एक एटीपी के लिए यूज हो रही है, लेकिन फेज 2 में जब भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए प्रोड्यूस हो रही है। तो सारी की सारी एनर्जेटिक्स जो हमें मिली फेज 2 में, उसको वो हमेशा डबल हो जाएगी, राइट। तो ये एक बिजनेस का स्मार्ट प्लान है। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस की स्टोरी की समरी एक बार मैं आपको बताती हूँ कि प्लान क्या है कि पहले फॉस्फेट लगाओ, हाई एनर्जी फॉस्फेट लगाओ, उसके बाद हाई एनर्जी फॉस्फेट को तोड़ दो, बॉन्ड को तोड़ दो और एनर्जी मिल जाएगी। तो फेज 1 में पहले तो हमने 2 फॉस्फेट्स लगाए, पहले 6 नंबर पोजीशन पे लगाया, फिर 1 नंबर पोजीशन पे लगाया, और फिर इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 2 में तोड़ दिया। क्यों 2 में तोड़ा? ताकि फेज 2 में 2 मॉलिक्यूल्स जाएं और जब भी कुछ मिले तो डबल डबल मिले। ओके, अब फेज 2 में पहला ही जो स्टेप है वो बड़ा ही खास एंजाइम है, जो कि बिना एटीपी यूज किए एक और फॉस्फेट डाल सकता है मॉलिक्यूल में। तो हमने 3 फॉस्फेट डाल दिए ना, पहले ये वाला फॉस्फेट डाल दिया, फिर ये वाला डाल दिया, और फिर यहाँ पे भी डाल दिया। ओके, तो उसके बाद हम तोड़ना शुरू करेंगे। तो पहले हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 नंबर पोजीशन पे भी, 3 नंबर पोजीशन पे भी फॉस्फेट है। पहले 1 नंबर पोजीशन वाला फॉस्फेट को तोड़ के 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिलता है। उसके बाद थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है लास्ट वाले फॉस्फेट को भी हाई एनर्जी बॉन्ड बनाने के लिए। जब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट मिलता है तो लास्ट हाई एनर्जी बॉन्ड तोड़ के भी एनर्जी मिल जाती है और लास्ट में पाइरुवेट मिलता है। ओके, ऐसे अगर आप ग्लाइकोलिसिस स्टोरी फॉर्म में करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको सारे ईसी नंबर्स बताने वाली हूँ, सारे एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस के ईसी नंबर्स। हेक्सोकाइनेज, काइनेज, सारे के सारे काइनेज ट्रांसफरेज कैटेगरी के होते हैं जिसका ईसी नंबर 2 है। ओके, तो मैं सिर्फ नंबर्स लिख रही हूँ यहाँ पे। आइसोमरेज का ईसी नंबर 5 है, PFK1 का ईसी नंबर 2 है। एल्डोलेज, अब एल्डोलेज का आपको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एल्डोलेज जब भी आपको पता नहीं है तो आप 4 कह सकते हो। ओके, इसकी डिटेल आपको एंजाइम्स टॉपिक में पता चल जाएगी कि एल्डोलेज कैसे 4 है, बट यहाँ पे अभी आप 4 लिख लो। उसके बाद 5th एंजाइम आइसोमरेज है, तो इसका ईसी नंबर 5 है। उसके बाद कोई भी डिहाइड्रोजनेज है उसका ईसी नंबर 1 होता है, मैंने आपको बताया था। पीजी काइनेज का ईसी नंबर 2, पीजी म्यूटेज का ईसी नंबर 5। इनोलेज, इनोलेज की डिटेल आपको नहीं पता है, नाम से कुछ क्लियर नहीं होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4। ओके, जब आपको नहीं पता है तो 4 बोल दो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पाइरुवेट काइनेज, काइनेज का ईसी नंबर 2 है, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज का ईसी नंबर 1 है। तो ऐसे ईसी नंबर्स, एंजाइम कमीशन नंबर्स बताने बहुत ईजी है। ओके, अब हम लिखते हैं इरिवर्सिबल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब जो उल्टी डायरेक्शन में नहीं जा सकते। इरिवर्सिबल स्टेप्स जो ग्लाइकोलिसिस के हैं 3 हैं, और वही तीनों रेगुलेटरी स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस भी हैं। जो 3 इरिवर्सिबल हैं ग्लाइकोलिसिस के, वही 3 रेगुलेटरी भी है। ऐसा हर पाथवे में नहीं होता है, बट बाय चांस ऐसा ग्लाइकोलिसिस में है कि जो जो इरिवर्सिबल है वही वही रेगुलेटरी भी है। ओके, तो चाहे आपको इरिवर्सिबल पूछे या रेगुलेटरी पूछे, आंसर सेम होगा। और ये कौन से स्टेप्स हैं? ये है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, जो फर्स्ट वाला एंजाइम था। फिर है PFK1, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, जो हमारा थर्ड एंजाइम था। और लास्ट एंजाइम पाइरुवेट काइनेज जो किया था, 10th नंबर एंजाइम, वो है पाइरुवेट काइनेज। सो ये तीनों ही इरिवर्सिबल और रेगुलेटरी स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस हैं। अब अगर आप नोट करो तो कितने काइनेजेस हैं ग्लाइकोलिसिस में? टोटल 4 काइनेजेस हैं ग्लाइकोलिसिस में, उनमें से 3 तो इरिवर्सिबल स्टेप्स ही हैं। ओके, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के सारे काइनेजेस हैं, बट एक्सेप्ट
फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ओके, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज को छोड़ के बाकी सारे काइनेजेस इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। ओके, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप कौन से दो हैं? दो हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज पीजी काइनेज और दूसरा है पाइरुवेट काइनेज। ओके, दूसरा है पाइरुवेट काइनेज। अब इन दोनों लिस्ट में आप देख सकते हो कि पाइरुवेट काइनेज तो कॉमन ही है दोनों लिस्ट में। ओके, और पाइरुवेट काइनेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और पाइरुवेट काइनेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको देखते हैं। तो एक है एंजाइम पाइरुवेट काइनेज, ये एंजाइम सेकेंड मोस्ट कॉमन ह्यूमन एंजाइम डेफिशिएंसी है। सेकेंड मोस्ट कॉमन ह्यूमन एंजाइम डेफिशिएंसी है। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी सेकेंड मोस्ट कॉमन है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन सी है? फर्स्ट मोस्ट कॉमन G6PD डेफिशिएंसी है। G6PD एंजाइम HMP पाथवे में होता है। पाइरुवेट काइनेज एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में है, या फिर आप कह सकते हो EMP में है, एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। सो पाइरुवेट काइनेज EMP का एंजाइम है, G6PD HMP का एंजाइम है। तो ये दोनों ही डेफिशिएंसीज बड़ी कॉमन है, और दोनों ही डेफिशिएंसीज में क्लिनिकल फीचर सेम है कि दोनों ही पेशेंट्स में हेमोलिसिस होती है। अब दोनों में ही हेमोलिसिस हो रही है, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे इन दोनों को? इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हाइंस बॉडीज से, क्योंकि आपको पता है हाइंस बॉडीज G6PD डेफिशिएंसी में पाई जाती है। तो अगर तो हेमोलिसिस है और G6PD हेमोलिसिस है और दोबारा, तो अगर तो किसी पेशेंट में हेमोलिसिस है और तो अगर तो किसी पेशेंट में हेमोलिसिस है और हाइंस बॉडीज भी प्रेजेंट है, मतलब G6PD डेफिशिएंसी है, लेकिन हेमोलिसिस और एब्सेंट हाइंस बॉडीज अगर मिले तो ज्यादा चांसेस हैं कि पाइरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी होगी। ओके, अब इसमें हेमोलिसिस का रीजन क्या है? पहले हेमोलिसिस का रीजन G6PD डेफिशिएंसी में देखते हैं। G6PD डेफिशिएंसी में हेमोलिसिस का रीजन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर G6PD नहीं होता तो H2O2 बढ़ जाता है आरबीसीज में और वो डैमेज कर देता है मेम्ब्रेन को। ओके, इसकी डिटेल आपको HMP में समझ आ जाएगी। ओके, अब देखते हैं पाइरुवेट काइनेज एंजाइम अगर नहीं है, जो कि ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, यहाँ पे रीजन क्या है हेमोलिसिस का इस पेशेंट में? इनफैक्ट कोई भी एंजाइम ग्लाइकोलिसिस का अगर डेफिशिएंट है तो हेमोलिसिस होती है। क्यों? क्योंकि अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी मतलब ग्लूकोज एनर्जी नहीं दे रहा, ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल रही। और आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स में बताया था कि आरबीसी एक ऐसा सेल है जो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पे डिपेंड करता है, चाहे वो फास्टिंग स्टेट है, चाहे फेड स्टेट है, चाहे स्टारवेशन स्टेट है। ओके, तो जब ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल रही तो बॉडी का कोई और सेल तो कोई और फ्यूल भी यूज कर सकता है, लेकिन आरबीसी तो कोई भी और फ्यूल नहीं यूज कर सकता। तो आरबीसी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पे डिपेंड करता है, तो आरबीसी में एनर्जी नहीं होगी। जब आरबीसी में एनर्जी नहीं होगी तो आरबीसी मेम्ब्रेन का जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो काम नहीं कर पाएगा। तो जब ये काम नहीं कर रहा तो आरबीसी की मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इससे क्या होगा? मेम्ब्रेन टूट गई, मतलब हीमोलाइसिस, हेमोलिसिस। ओके, आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब कितने एटीपीज यूज हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, नेट गेन क्या है। ओके, वो सब हम करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं और यहाँ पे 10 स्टेप्स यूज होते हैं। इन 10 स्टेप्स में से कितने स्टेप्स में एटीपी यूज हो रहा है? 2 स्टेप्स में एटीपी यूज हो रहे हैं,
तो मैंने लिख दिया -2, हमें यहाँ पे -2 करना पड़ेगा। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप्स कितने हो रहे हैं? हमारे पास 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप्स हैं, जिससे कि हमें 4 ATP मिल रहे हैं। ओके, तो ये +4 ATP हो गया। और एक स्टेप है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज वाला, जहां पे 2 NAD यूज होते हैं और 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। ये जो 2 NADH है, ये 2 NADH ETC में जाएगा और 5 ATPs देगा। तो टोटल कितना हुआ? 5 + 4 = 9, 9 - 2 = 7। तो हमें 7 ATPs मिलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में। ओके, लेकिन अगर आपसे पूछें कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में ETC से कितने ATP मिलते हैं, तो आपका आंसर है 5। तब 7 नहीं बोलना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। ओके, और अगर आपसे पूछते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने ATP मिलते हैं, तो आप कहोगे 4। ओके, और नेट गेन 7 है। ओके, अब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये लैक्टेट बन जाएगा, और मैंने आपको बताया है यहाँ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है। अब डिहाइड्रोजनेज यूजुअली क्या करता है? NAD को NADH में कन्वर्ट करता है, बट यहाँ पे उल्टा होगा, NADH से NAD बनेगा, क्योंकि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एक उल्टा डिहाइड्रोजनेज है, ऐसे याद कर लो। तो 2 NADH कन्वर्ट हो रहे हैं 2 NAD में। ओके, और ये 11th स्टेप है। तो हमने देखा कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में तो 10 स्टेप्स हो रहे हैं, लेकिन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में 11 स्टेप्स हो रहे हैं। ऐसा क्यों? एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों हो रहा है यहाँ पे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में? क्या इस एक्स्ट्रा स्टेप का पर्पस क्या है? क्या इसका पर्पस लैक्टेट बनाना है? नहीं, इसका पर्पस लैक्टेट बनाना नहीं है, क्योंकि लैक्टेट तो डेड एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। इसका पर्पस NAD बनाना है। क्यों NAD बनाना है? क्योंकि आप इधर देखो कि क्या हो रहा है, जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो NAD यूज हो रहा है, फिर से अगला ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर से 2 NAD यूज हो जाएंगे। ऐसा होता जाएगा अगर, तो NAD के खत्म होने के चांसेस हैं, और अगर NAD सेल में खत्म हो गया तो ग्लूकोज पायरुवेट में नहीं कन्वर्ट हो सकता, और ऐसा हम नहीं चाहते। ये जो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो रहा है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में, इसका काम है दोबारा से इस NAD को बनाना। तो जब ये NAD दोबारा बन जाएगा तो ये साइकिल ठीक ठाक से चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वाले 11th स्टेप का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है रीजनरेशन, दोबारा से बनाना। किसको? रीजनरेशन ऑफ NAD के NADH, रीजनरेशन ऑफ NAD। ओके, बी केयरफुल, इट इज रीजनरेशन ऑफ NAD। ओके, तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में तो रीजनरेशन ऑफ NAD ऐसे हो गया लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज स्टेप से, और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस अगर हो रही है तब NAD कैसे रीजनरेट हो रहा है? वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ शटल्स। ओके, बाद में आप शटल्स टॉपिक पढ़ोगे तो वहां आपको समझ आ जाएगा। ओके, अब कोरी साइकिल और कैहिल साइकिल देखते हैं। ये सपोज मसल है, और ये मसल एक्सरसाइजिंग मसल है। जब एक्सरसाइजिंग मसल होती है तो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं होती, तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है और ग्लूकोज पायरुवेट बनता है, पायरुवेट लैक्टेट बनता है। ओके, लैक्टेट मैंने आपको बताया था डेड एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। डेड एंड मतलब लैक्टेट के बाद कुछ और नहीं बन सकता, ये एंड है। ओके, अब जिस सेल में लैक्टेट बना है वहां पे ये डेड एंड है, लेकिन बॉडी में ये डेड एंड नहीं है, क्योंकि ये लैक्टेट लिवर में जाके
फिर से ग्लूकोज बना सकता है और फिर से वो ग्लूकोज मसल में आ सकता है। ओके, तो जिस सेल में लैक्टेट बना वहां तो ये डेड एंड है, तो इस लैक्टेट को बाहर आना पड़ेगा मसल सेल से और ये ब्लड में आता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद हमारे लैक्टेट लेवल्स जो ब्लड में हैं वो बढ़ जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। ओके ओके, अब जब ये ब्लड में से लैक्टेट लिवर में जाता है तो लिवर में कौन सा पाथवे होता है? लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे होगा और ग्लूकोज बन जाएगी और ये ग्लूकोज दोबारा से ब्लड से मसल में जा सकती है और इस तरह से एक्सरसाइजिंग मसल को फिर से ग्लूकोज मिल जाता है और ये एक साइकिल है जो चलता रहता है जिसको कहते हैं कोरी साइकिल और ग्लूकोज लैक्टेट साइकिल। ओके, अब दूसरी साइड पे हमारे पास है कैहिल साइकिल या ग्लूकोज एलानिन साइकिल। ओके, इसमें क्या है, अगर कोई मसल फास्टिंग में है तो वहां पे ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा और पायरुवेट से एलानिन बनेगा। अब एलानिन ब्लड में जाएगा और ब्लड से लिवर में जाएगा, लिवर में एलानिन से ग्लूकोज बनेगा, फिर से पाथवे सेम है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ये ग्लूकोज दोबारा से ब्लड से मसल में जाके फास्टिंग मसल को ग्लूकोज मिल जाएगी। ओके, इस साइकिल को ग्लूकोज एलानिन साइकिल बोलते हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एक्सरसाइजिंग मसल में तो कोरी साइकिल होता है लेकिन फास्टिंग मसल में कैहिल साइकिल होता है। ओके, और आप यहाँ देख सकते हैं कि एलानिन एक अमाइनो एसिड है जो ग्लूकोज बना रहा है। बहुत सारे अमाइनो एसिड ग्लूकोज बना सकते हैं, इनफैक्ट 20 में से 18 अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज बना सकते हैं। ओके, लेकिन जो एलानिन है वो मोस्ट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। ओके, सबसे ज्यादा बॉडी में एलानिन को यूज किया जाता है, अमाइनो एसिड्स में से सबसे ज्यादा एलानिन को यूज किया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। ओके ओके, तो अब आरबीसी की एनर्जेटिक्स देखते हैं ग्लाइकोलिसिस की। आरबीसी में कितने एटीपी आएंगे अगर फेड स्टेट है या अगर एरोबिक स्टेट है, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, फेड, फास्टिंग, एरोबिक, एनारोबिक। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको पता है आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ईटीसी नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस में ईटीसी में से कितने एटीपी निकलते हैं? ईटीसी की हेल्प से ग्लाइकोलिसिस में 5 एटीपीज निकलते हैं क्योंकि 2 एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहे थे। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है आरबीसी में तो ये 5 एटीपीज तो कभी नहीं मिल सकते आरबीसी में। ओके, तो आरबीसी में चाहे कोई भी स्टेट हो, फेड, फास्टिंग, एरोबिक, एनारोबिक, 4-2 ही एनर्जेटिक्स होगा। 4 क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में जितने मिले। 2 क्या है? जितने यूज हो गए, 2 एटीपी यूज हो गए, तो 4-2 आंसर है 2 एटीपीज। आरबीसी में कुछ भी सिचुएशन दे दें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे वो सिचुएशन देके, बट आंसर होगा 2 एटीपी। ओके, लेकिन आरबीसी में एक सिचुएशन है आरएल शंट। अगर आरएल शंट होगा तो वो है 0 एटीपी। तो आरएल शंट देखते हैं। अब आरएल शंट देखने से पहले ये वाले स्टेप्स देखो ग्लाइकोलिसिस के, जो कि नॉर्मल स्टेप्स हैं। नॉर्मल स्टेप्स क्या है कि ग्लूकोज जाता है ग्लाइकोलिसिस में और बड़े सारे स्टेप्स के बाद 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। अब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो यहाँ पे ये स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप होता है जो कि पीजी काइनेज एंजाइम से होता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और इस स्टेप में 2 एटीपीज मिलते हैं। ओके, अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और ऐसे ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू करती है। ओके, बट अब इसमें आरएल शंट में क्या है? आरएल शंट की फुल फॉर्म है रापापोर्ट
ल्यूबेरिंग, ल्यूबेरिंग शंट और साइकिल। इसमें क्या है, आरएल शंट में ये वाला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप नहीं होगा। ग्लाइकोलिसिस में 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप्स होते हैं, उसमें से ये वाला पीजी काइनेज वाला आरएल शंट में नहीं होगा। और आरएल शंट सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज में ही होता है। ओके, तो जब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इस रास्ते नहीं जा सकता तो दूसरा रास्ता इसके लिए होता है, ये 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है इस रास्ते में, और फिर से ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू होगी। ओके, ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट पायरुवेट या लैक्टेट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि वन ऑफ द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप डज नॉट अकर। तो अब मुझे बताओ कि रापापोर्ट ल्यूबेरिंग शंट में कितनी एनर्जेटिक्स आएगी, क्योंकि ये सिर्फ आरबीसी में होता है। अब आरबीसी में टोटल 2 मिलते हैं, अब -2 हो गए तो 2 - 2 इज 0। आरएल शंट में 0 एटीपीज मिलेंगे। अब जो मैंने आरएल शंट की एनर्जेटिक्स शॉर्ट में बताई वो कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है, तो मैं एक डिफरेंट तरीके से दोबारा से आरएल शंट की एनर्जेटिक्स बताने वाली हूं। आरएल शंट जो कि सिर्फ आरबीसीज में हो रहा है, उसमें ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन रहे हैं, -2 एटीपी हो रहा है क्योंकि एक एटीपी यूज हो रहा है हेक्सोकाइनेज पे, दूसरा यूज हो रहा है पीएफ के 1 स्टेप पे, और +4 एटीपीज हम यूजुअली लिखते हैं जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से आते हैं, लेकिन यहां मैं सिर्फ +2 लिख रही हूं क्योंकि एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप नहीं होता है। ओके, और दूसरी साइड पे 2NAD से 2NADH जो बनता है, नॉर्मली ये 2NADH ETC में जा सकता है, लेकिन आरएल शंट तो सिर्फ आरबीसी में होता है, तो ये वाला NADH कोई एनर्जेटिक्स नहीं दे सकता, तो एनर्जेटिक्स है 2 - 2 इज 0। ओके, तो दोनों मेथड से मैंने समझा दिया है, आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। तो आरबीसी की फुल स्टोरी क्या है, आरबीसी में जितना भी ग्लूकोज एंटर करता है उसमें से 90% के करीब ग्लूकोज तो नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, 90% ग्लूकोज नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, जिसमें हमें मिलेंगे 2 ATP पर ग्लूकोज। ओके, और अप्रोक्सीमेटली 10% जो ग्लूकोज है वो आरएल शंट में जाएगी, जिसमें कोई एटीपी तो नहीं मिलेगा इस ग्लूकोज से, बट क्या मिलेगा, 2,3-BPG मिलेगा इस ग्लूकोज से, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट मिलेगा। ओके, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आरबीसी में एनर्जी कभी भी 2 से ज्यादा नहीं मिल सकती, बट 2 से कम हो सकती है अगर आरएल शंट हो। ओके, I'll say in English once, in RBC number of ATPs can never be more than 2, but it can be less than 2 if it is RL shunt. Okay, तो RL shunt का पर्पस है ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाना RBC में, वो है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि इस कंपाउंड का काम है ऑक्सीजन को रिलीज करना। दिस कंपाउंड रिलीज ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन ए। हीमोग्लोबिन ए में 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। ये कंपाउंड बीटा चेन से बाइंड करता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है हीमोग्लोबिन से। बट अगर ये फीटल हीमोग्लोबिन है या कोई भी और हीमोग्लोबिन है, उसमें बीटा चेन नहीं होती, जैसे कि फीटल हीमोग्लोबिन में अल्फा 2 गामा 2 होता है, बीटा चेन नहीं होती। तो ये जो कंपाउंड है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये किसी भी और हीमोग्लोबिन को अफेक्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ HbA को ही अफेक्ट कर सकता है, मतलब मेजर फॉर्म ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन को ही अफेक्ट कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट मुझे बताओ, क्या ग्लाइकोलिसिस रिवर्सिबल है
के इरिवर्सिबल है। टोटल 10 स्टेप्स में से हमने कहा 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल है, बाकी 7-8 स्टेप्स तो रिवर्सिबल है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल? ग्लाइकोलिसिस इज इरिवर्सिबल। कोई भी एक स्टेप भी अगर इरिवर्सिबल हो गया तो पूरा का पूरा पाथवे इरिवर्सिबल होगा। तो एक लाइन में हम कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस इरिवर्सिबल है। ओके, अब सेकंड मुझे बताओ, क्या ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है? क्या ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है या नहीं? ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का मतलब है कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाएगा इनटू 6 मॉलिक्यूल्स वाटर और 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब बने और 6 वाटर जब बने तो वो होगा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में ये सब नहीं बनता है। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है। ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन होगी, लिंक रिएक्शन के बाद टीसीए और ईटीसी होगी और वही कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा। ओके, पहले ग्लाइकोलिसिस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, उसके बाद लिंक रिएक्शन, टीसीए, ईटीसी सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो उसको बोलेंगे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब लास्ट टॉपिक ग्लाइकोलिसिस में देखते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पहला इनहिबिटर है आयोडो एसीटेट। आयोडो एसीटेट, आयोडो एसीटेट किस एंजाइम को इनहिबिट करता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। दूसरा है आर्सिनेट। आर्सिनेट भी इसी एंजाइम को इनहिबिट करता है। थर्ड है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड इनोलेज को इनहिबिट करता है। और फोर्थ है ऑक्सामेट। ऑक्सामेट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। अब इसके बारे में और इसके बारे में मुझे स्पेशल चीज बतानी है कोई। सबसे पहले सोडियम फ्लोराइड लेते हैं। सोडियम फ्लोराइड जो कि इनोलेज को इनहिबिट करता है, इस चीज को, इस इनहिबिटर को ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन में यूज करते हैं। जब हमें लैब में ग्लूकोज की वैल्यू मेजर करनी होती है तब ये चीज यूज होती है। कहाँ यूज होती है? जब हम पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं सिरिंज से, उस सैंपल को जिस वायल में डालते हैं, आपने नोट किया होगा कि जिस वायल में ब्लड ग्लूकोज का सैंपल जाएगा उसका कलर डिफरेंट होता है, उसकी पहचान डिफरेंट होती है, ताकि आप ब्लड ग्लूकोज वाला सैंपल इसी वायल में डालो, बिकॉज इस वायल में सोडियम फ्लोराइड पड़ा होता है, जो कि जैसे ही ब्लड उस वायल में जाएगा वो इनोलेज को इनहिबिट कर देगा, मतलब पाथवे ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर देगा। अब ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करने की क्या जरूरत है उस सैंपल में? जरूरत यह है कि सोचो, अगर पेशेंट के ब्लड में से आपने जब सैंपल लिया तो इस सैंपल को लैब तक पहुंचने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए और टेस्ट करने के लिए 2-3 घंटे लग सकते हैं और कभी ज्यादा भी लग जाते हैं अगर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो। ओके, अब इन 2-3 घंटों में क्या होगा कि इस सैंपल में ग्लूकोज भी है और इस सैंपल में सेल्स हैं। इस सैंपल में सेल्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। ये सेल्स जिंदा हैं या मरे हुए हैं? इस सैंपल में ये सेल्स जिंदा हैं, तो ये सेल्स अपनी एनर्जी के लिए ग्लूकोज यूज करते रहेंगे। सपोज करो पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज 100 था जब आपने पेशेंट में से ये सैंपल लिया। जब इस दौरान 2-3 घंटे के दौरान सेल्स इस ग्लूकोज को यूज करते रहेंगे
जब लैब उस ग्लूकोज को मेजर करेगी तो वो 80 पे ही रह जाएगा। तो इसको कहते हैं फॉल्स वैल्यू। ये एक झूठी वैल्यू है, ये एक गलत वैल्यू है। पेशेंट में तो इतनी नहीं थी और हमें क्या जानना है कि पेशेंट में कितनी वैल्यू है। ओके, तो ये मेथड गलत है। इसको ठीक करने के लिए जैसे ही सैंपल लिया वहीं पे सोडियम फ्लोराइड डाला होता है ताकि ये ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाए, सेल्स ग्लूकोज को यूज ना कर पाए। तो जितनी ग्लूकोज पेशेंट में थी वही वैल्यू आपको लैब में भी मिलेगी। ओके, इसलिए सोडियम फ्लोराइड को यूज करते हैं ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए। ओके, अब आर्सेनेट के लिए एक चीज स्पेशल है कि आर्सेनेट जब इनहिबिटर होता है ग्लाइकोलिसिस का तो कोई भी एटीपी नहीं मिलती, लेकिन ग्लाइकोलिसिस पाथवे कंटिन्यू हो सकता है और पायरुवेट बनता है। देखो, जनरली इनहिबिटर का क्या मतलब है, इनहिबिटर आ गया मतलब पूरा पाथवे नहीं हो सकता। ओके, लेकिन जब आर्सेनेट इनहिबिटर होता है ग्लाइकोलिसिस में तो कुछ डिफरेंट होता है कि पाथवे तो हो सकता है, एंड प्रोडक्ट पायरुवेट तो बन सकता है, लेकिन कोई भी एटीपी नहीं बनती इसके दौरान। ओके, वैसे आपको सिर्फ इतना अगर याद कर लो आप, इतना बहुत है, इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। बट कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे, तो उसके लिए मैं एक बार आपको डिटेल करवा रही हूँ, पर इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है आपको, आप स्किप भी कर सकते हैं, बट एक बार ज़रूर देख लो। ओके, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, पहले मैं नॉर्मल बता रही हूँ ग्लाइकोलिसिस में नॉर्मली क्या होता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जब 6 नंबर स्टेप में जाता है तो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और इस स्टेप में हमें 2 NADH मिलते हैं और 5 ATPs मिलते हैं। फिर 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में जाता है, तो ये 7th स्टेप है जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाला स्टेप होता है, जिसमें हमें 2 ATPs मिलते हैं। और आपको याद होगा 6th स्टेप में हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं। अब अगर आर्सेनेट प्रेजेंट है तो ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इस 6 नंबर स्टेप में जाएगा, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जगह आर्सेनेट ऐड हो जाएगा और क्या बनेगा, 1-आर्सिनो-3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा और ये अपने आप ही 3-फॉस्फोग्लिसरेट में अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो एंड में यहाँ पे भी 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, यहाँ पे भी 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, तो ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या प्रॉब्लम हुई कि 6 नंबर स्टेप में जो 5 ATP मिलने थे वो नहीं मिले, 7th नंबर स्टेप में जो 2 ATP मिलने थे वो नहीं मिले, तो हमने कितने लूज कर दिए, 7 ATP तो हमें नहीं मिले। और टोटल कितने मिलते हैं, नेट गेन कितना मिलता है, 7 ही मिलते हैं, और 7 में से 7 नहीं मिल रहे तो 0 मिलेंगे। तो यही चीज मैंने आपको बोली थी कि आर्सेनेट जब यूज करते हैं ग्लाइकोलिसिस में तो एटीपी नहीं मिलेगा, बट पाथवे ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू हो जाएगा, पायरुवेट एंड में बनेगा। ओके, दिस इज इट विद ग्लाइकोलिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस टू यू।